अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मेसोजोम से स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख रहे थे कि बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली कौन कौन सी चीज़ों के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो उसमें आज हम देखेंगे मेसोजोम। मेसोजोम जो होती है इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये अंदर की तरफ इमेजिनेट होती है साइटोप्लाज्म की तरफ और एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको कहा जाता है मेसोजोम्स। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन आपको पता है बाहर वाली साइड पर प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर वाली साइड पे इमेजिनेट कर जाएगी और उससे जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा उसको हम मेसोजोम्स कहेंगे। और अगर मेसोजोम्स की फंक्शनिंग की बात की जाए तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, सेल डिवीजन में भी हेल्प आउट करती है। इसके अलावा ये एक्सोसेलुलर एंजाइम्स की एक्सपोर्ट में भी हेल्प आउट करती है। एक्सोसेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर बनते हैं लेकिन वो फिर सेल से बाहर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उनकी फंक्शनिंग सेल के अंदर नहीं होती, उनका फंक्शन सेल के बाहर कहीं पर होता है, लेकिन उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो सेल के अंदर होगी और सेल जब उनको बनाने के बाद अपने बाहर एक्सपोर्ट कर देगा और फिर जहाँ कहीं उन एंजाइम्स की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर उनको पहुँचा दिया जाएगा। तो ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं एक्सोसेलुलर एंजाइम। तो ऐसे एंजाइम्स की एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प आउट करते हैं मेसोजोम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो भी मेसोजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मेसोजाइम्स के ऊपर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है रेस्पिरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वो होगी तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल होगा। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो भी मेसोजाइम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इनकी एक ये भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में रहता होता है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो जब कभी कहीं से भी कोई भी न्यूट्रिएंट मिलता है तो बैक्टीरिया का काम होता है कि उसको फ़ौरन से स्टोर कर ले। तो और इसको स्टोर करने में ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज़ जो होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि जब कभी ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो वो उसको स्टोर कर लेंगे। और जब कभी ऐसा इन्वायरमेंट होगा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा तो बैक्टीरिया अपनी स्टोर की हुई फूड को निकाल के उसको यूज़ कर सकता है, उसको कंज्यूम कर सकता है। तो इस स्टोरेज मटेरियल में ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट, फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल भी जो है वो एक्सक्रीट होता रहता है, तो उसकी भी मैनेजमेंट में हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो आपने इसका नेम, इनके नेम्स याद रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज़ जो हैं वो उनको स्टोर करने में हेल्प आउट करती हैं और कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल जो है उसकी भी मैनेजमेंट इसके अंदर होती है। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है स्पोर्स के टॉपिक के अंदर, वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स वो होते हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन के अलावा बॉडी की बाकी की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो स्पोर्स जो हैं वो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर वाली साइड पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वेजिटेटिव सेल्स के बाहर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर वेजिटेटिव सेल्स के बाहर प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स तो वो एक्सोस्पोर्स होंगे, और अगर वेजिटेटिव सेल्स के इंटरनल साइड पे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो उनको एंडोस्पोर्स कहा जाएगा। स्पोर्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट किस्म के रहते हैं, डॉर्मेंट बॉडीज होती हैं और लाइफ की लेटर स्टेजेस में जब सेल की ग्रोथ होनी होती है तब स्पोर्स की जो है वो प्रोडक्शन होती है। स्पोर्स जो है वो न्यू बॉडीज़ की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं और स्पोर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, डेसिकेशन। डेसिकेशन होता है किसी चीज़ के अंदर से मॉइस्चर का ख़त्म हो जाना और फिर उसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बाकी रह जाता है जिसकी इतनी कोई वर्थ नहीं होती और अल्टीमेटली किसी भी चीज़ की डेथ हो जाती है। तो डेसिकेशन से बचाता है। डेसिकेशन, पीएच और केमिकल एजेंट्स के रिमूवल से ये स्पोर्स जो है इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है। और जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोर जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है और जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है फेवरेबल आती हैं, इनको टेम्परेचर, लाइट सब कुछ जो है वो मैनेजेबल वे में मिलता है तो फिर स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं और उनसे फिर सेल्स बनते हैं। जैसे कि अक्सर आप देखते हो
कहीं पर रोड पे किसी भी जगह पर कोई भी पौधा जो है वो या कोई भी चीज़ जो है वो बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ जो है वो ग्रो कर जाती है। तो उसकी रीज़न ये होती है, बैक्टीरिया का तो ये होता है कि दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनके स्पोर्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो जब कभी उनको एक फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उनके स्पोर्स जो है वो जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो डोर्मेंट कंडीशन में होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो तब जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिस्ट। सिस्ट जो होता है ये एक डॉर्मेंट किस्म का स्ट्रक्चर होता है। ये भी तभी जो है वो सही फंक्शनिंग शो करता है जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। ये थिक वॉल्ड होते हैं, ये डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म होती है, मीन्स कि इनके अंदर से कोई भी सडन जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मॉइस्चर इनके अंदर से ख़त्म नहीं होता। और जब वेजिटेटिव सेल्स की डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है तब इनकी जर्मिनेशन होती है, और वो भी तब जब इनकी कंडीशंस होती हैं वो प्रॉपर सी सूटेबल सी कंडीशंस इनको मिलती हैं। तो जब वेजिटेटिव सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं, जब सेल जो है वो सही ग्रोथ की स्टेज में होता है, तब सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। और ये हीट के अगेंस्ट इनकी रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा हीट या हाई टेम्परेचर मिलेगा तो इनकी डीनेचुरेशन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। हर ऑर्गेनिज्म की तरह बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो ग्रो कर सके, अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन कर सके और फिर अल्टीमेटली रिप्रोड्यूस कर सके। तो एनर्जी होगी तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल होता है। इन द सेम वे बैक्टीरिया को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है वो खुद से नहीं बना सकते। तो इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक की आगे डेफिनेशन ये है, दे कांट सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आप इसमें करोगे ऑर्गेनिज्म दैट कांट सिंथेसाइज, ऑर्गेनिज्म लिख के फिर आप लिखोगे दैट कांट सिंथेसाइज देयर organic compound from inorganic substances are called heterotrophic। तो most of the bacteria are heterotrophic क्योंकि ये अपना फूड जो है वो खुद से नहीं बना सकते। ये दो कंडीशंस में रहते हैं, या तो एज अ सेप्रोफाइट रहते हैं या फिर एज अ पैरासाइट रहते हैं। अब देखते हैं कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं और पैरासिटिक कौन से होते हैं। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। सॉइल जो है उसके अंदर बहुत से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सॉइल के अंदर बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या चीज़ है? ह्यूमस की डेफिनेशन यहाँ से बेटा स्टार्ट होगी। ह्यूमस इज द मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ तक जो है ये इसकी डेफिनेशन आपकी ह्यूमस की होगी। तो ह्यूमस की आपको सेपरेट से डेफिनेशन आ सकती है, ह्यूमस से लेके प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ तक करोगे। जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है या फिर वो ख़राब होने लग जाते हैं तो उनके वो जो गले सड़ी चीज़ें होती हैं वो ज़मीन पे गिरती हैं, फिर उनकी डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया कर देते हैं। उनकी डीकम्पोजिशन से जो मटीरियल होता है वो सॉइल में ऐड हो जाता है। अब उसी वो जो सॉइल में ऐड हुआ होता है मटेरियल, उस मटेरियल को या तो फर्दर और बैक्टीरिया खा लेते हैं या फिर बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और उससे जितना यूजफुल मटेरियल होता है वो सॉइल के अंदर ऐड हो जाता है और फिर बैक्टीरिया वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमस की फॉर्म में होते हैं। फिर आपने ह्यूमस की डेफिनेशन करनी है, पहले आपने हेट्रोफिटिक की करनी है, फिर आपने सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट आगे देखते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर रहते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स का काम ये होता है कि वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि ह्यूमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी में हो जाता है, हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर देती है, स्मॉलर पीसेज में चेंज कर देती है, फिर उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हमारी बॉडी को दे देती है। इन द सेम वे बैक्टीरिया भी सॉइल के अंदर जो ह्यूमस होता है उसको उसकी ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम उसके ऊपर रिलीज करता है, ब्रेकडाउन होती है, वो स्मॉलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं और फिर उससे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज बैक्टीरिया कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। फॉर देयर न्यूट्रिशन आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। मतलब के पैरासिटिक बैक्टीरिया जो है वो किसी लिविंग होस्ट के ऊपर जाएंगे, किसी भी होस्ट के ऊपर जाएंगे और जाके उसके ऊपर रहना शुरू कर देंगे, होस्ट को नुकसान देंगे और उसकी चीज़ों को खुद से सक करने लग जाएंगे और इससे इनको फ़ायदा होगा। जैसे एक पैरासाइट की एग्जाम्पल आपको देती हूँ, लाइसिस। सर के अंदर जुएं पड़ जाती हैं,
जुओं का क्या काम होता है कि वो होस्ट की जिसके सर में डलती हैं उसका खून चूसती रहती हैं। इससे क्या होता है कि जुओं को तो फायदा होता है, वो एज अ पैरासाइट काम कर रही होती है, लेकिन जो इंसान होता है उसको नुकसान होता है क्योंकि उसका ब्लड वो सक कर रही होती हैं। तो वो पूरे तरीके से अपने जुएं जो होती हैं वो पूरे तरीके से लाइसिस जो होती हैं वो पूरे तरीके से पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, उनका खून चूस के जिंदा रह रही होती हैं। इन द सेम है पैरासिटिक बैक्टीरिया भी जो है वो फुली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर। तो ये पैरासिटिक बैक्टीरिया की डेफिनेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने बताया गया है कि ये बैक्टीरिया की कुछ फर्दर उन्होंने टाइप्स बताई हैं, इनकी डेफिनेशन आपने करनी है। सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन आप यहाँ ऑटोट्रॉफिक से स्टार्ट करोगे और फिर यहाँ तक इसकी टाइप्स के नेम्स तक आप बताएंगे अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। ऑटोट्रॉफिक से लेके यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अगर आपको सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और अगर आपसे ज़्यादा फर्दर 3 मार्क्स का आता है तो फिर आप इसकी टाइप्स की डेफिनेशन भी लिखेंगे। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड जो है खुद से बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हुए। और इनको ये जो ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऑटोट्रॉफ की आप डेफिनेशन करोगे और फिर बताओगे कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो 2 में डिवाइड किया जाता है, एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और एक कीमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो कौन से होते हैं और कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो कौन से होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो है जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोफिल से अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग से होता है, मिलता जुलता ज़्यादा नहीं होता। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वो सिंपली साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं बिखरा हुआ होता है। एक प्रॉपर ऑर्गेनेली के अंदर क्लोरोफिल बैक्टीरिया का प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इनमें डिफरेंस ये आ जाता है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या काम होता है कि वाटर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में प्लांट्स के अंदर, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होता है एज अ हाइड्रोजन सोर्स। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है उसमें हाइड्रोजन का सोर्स जो है वो वाटर होता है। आप उसकी प्रोसेस में पढ़ते हैं H2O यूज़ होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर H2S यूज़ होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होता है वाटर की जगह पे। और फिर जैसे कि जब फोटोसिंथेसिस का आपका प्लांट्स का प्रोसेस होता है उसमें एट द एंड ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ हुआ होता है तो ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर निकलता है। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसेस के अंदर दिखाया गया है, प्लांट्स के अंदर जब ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर वाटर होता है और एट द एंड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होता है और हाइड्रोजन जो है वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो यूज़ हो जाता है, लेकिन जो सल्फर है, सल्फर जो है वो जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है, तो लेकिन फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S होता है। और यहाँ पर क्योंकि प्लांट्स के अंदर H2O होता है तो एट द एंड ऑक्सीजन जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर H2S यूज़ होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर जो है वो जनरेट होता है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडाइजेशन से लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर अपना फूड मटेरियल जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ से इनकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर अपना मटेरियल जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ऑक्सीडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयरन, तो इन सारे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर जो है वो अपनी फूड मटेरियल जो है वो ऑब्टेन करते हैं।
यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S और लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो होता है CH2O और फिर वाटर बनता है और एट दी एंड सल्फर जो है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल दी गई हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे के सारे जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि बैक्टीरिया जो है वो पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या है, फिर आपने देखा कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनकी दो टाइप्स आपने पढ़ी, एक फोटोसिंथेटिक एक कीमोसिंथेटिक। इन दोनों की डेफिनेशन आपने करनी है। ऊपर आपने ह्यूमस की डेफिनेशन करनी है, सेप्रोफिटिक और हेट्रोफिटिक बैक्टीरिया की आपने डेफिनेशंस करनी है। तो ये पूरा के पूरा पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का है। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का रिएक्शन दिया गया है, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का आपको पता होना चाहिए। ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो एरोबिक होती है, और ऐसी जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, जो ऑक्सीजन फ्री होती है, वो एनारोबिक होती है। बैक्टीरिया यहाँ पर आपने डेफिनेशन करनी है। यहाँ से बैक्टीरिया से लेके एरोबिक बैक्टीरिया तक डेफिनेशन है एरोबिक बैक्टीरिया की, और 2 से लेके एनारोबिक बैक्टीरिया तक डेफिनेशन है एनारोबिक बैक्टीरिया की। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं उनको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और ऐसे जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं उनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि ना एरोबिक में आते हैं ना एनारोबिक में आते हैं, उनको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो एरियोफिलिक बैक्टीरिया। ये इस तरह के होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फैकल्टेटिव चाहे प्रेजेंट है ऑक्सीजन चाहे एब्सेंट है, ग्रो करेंगे। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे। फैकल्टेटिव जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो एब्सेंट हो दोनों में ग्रो कर जाएंगे। और इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन में ग्रो करेंगे उनको कहा जाता है माइक्रो एरियोफिलिक बैक्टीरिया। यहाँ पर अब इन चारों टाइप की बैक्टीरिया की एग्जांपल दी गई हैं। एरोबिक बैक्टीरियम की होती है सोडोमोनास, पायरोकीट होती है एनारोबिक बैक्टीरियम की, ई कोलाई होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक की, और इसके अलावा कैम्पाइलोबैक्टर जो होता है वो हमारी लास्ट टाइप माइक्रो एरियोफिलिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। आपने इन सबकी डेफिनेशंस करनी है और सबके साथ इसकी एग्जांपल जो है वो मस्ट करनी है। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल्स का जब नंबर इंक्रीज करता है तो इसका मतलब होता है बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे कि अगर आपको आता है व्हाट डज दैट मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, तो आपने बताना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर्स टू कॉमनली इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरिया इंक्रीज करता है सेल्स, बैक्टीरिया का जो नंबर इंक्रीज करता है वो करता है विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं बाइनरी फिजन। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ग्रो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, और उस एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसका नाम है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल होता है वो इनलार्ज कर जाता है, उसके क्रोमोसोम जो होते हैं वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर वाली साइड पे, सेंटर वाली साइड पे पिंच होती है और वो डिवाइड कर जाती है। जब पूरे का पूरा न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो 2 में डिवाइड कर जाता है तो जो सेल वॉल होती है वो अंदर वाली साइड पे ग्रो करने लग जाती है और सेल को 2 सेपरेट सेल्स में डिवाइड कर देती है। और ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है। मतलब एक सेल है, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट सेल है, वो लार्ज हो जाता है, फिर उसका जितना भी डाटा उसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह जो होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, और फिर जब उसकी सारी इंटरनल चीज़ें जो है वो 2 में डिवाइड कर जाती हैं तो उसके सेल की जो वॉल होती है वो इंटरनल साइड पे पिंच हो जाती है और सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। इस तरह करके फिर हर डॉटर सेल जो है वो डिवाइड करता जाता है और बैक्टीरिया की डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती जाती है और उसका नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर जनरेशन टाइम की एग्जाम्पल डेफिनेशन दी गई है। The interval of time until completion of next division is known as generation time। ये आपने जनरेशन टाइम की डेफिनेशन करनी है।
कि वो टाइम जब तक नेक्स्ट डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, अगली डिवीजन के कंप्लीट होने तक जो टाइम पीरियड होता है वो जनरेशन टाइम होता है। एक दफ़ा अगली डिवीजन आ गई तो फिर सेल डिवाइडिंग स्टेज में दोबारा से चला जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, कि किस तरह से 4 स्टेजेस आती हैं और बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करता है, वो यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देखें बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में दिखाई गई है। ये बेटा ये आपने डायग्राम्स करनी है। यहाँ पे ये सेल दिखाया गया है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ये पेरेंटल सेल है। ये एक सेल की फिर डिवीजन जब स्टार्ट होती है, इसका क्रोमोसोम जो होता है वो 2 में डिवाइड कर जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल जो है, इसकी जो वॉल है वो अलग-अलग होने लग जाती है, दोनों की वॉल जो है वो पिंच कर जाती है और अलग अलग मटीरियल जो है वो 2 सेपरेट में चला जाता है। फिर ये 2 डॉटर सेल बन गए हैं। फिर इसी तरह से जब ये कंप्लीट बन गया है, इसमें फिर डिवीजन होगी, इसका क्रोमोसोम मटीरियल भी डबल होगा, फिर इसकी भी वॉल पिंच करेगी, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी मटेरियल डिवाइड करेगा, पिंच करेगी वॉल, और ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह करके फिर फर्दर जो है वो डिवीजन होती जाती है और प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। फेजेस जो है ग्रोथ के टाइम पे 4 फेजेस होते हैं बैक्टीरिया की। यहाँ पर जैसे कि ये स्टार्टिंग में बताया गया है, 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है 4 फेजेस से ये गुजरता है। पहला है लैग फेज, दूसरा लॉग फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज और एंड वाला डेथ और डिक्लाइन फेज। लैग फेज वो होता है, इसके अंदर ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया कोई ग्रोथ शो नहीं करता, बैक्टीरिया अपने आप को सिर्फ डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लॉग फेज, इसके अंदर रैपिड ग्रोथ होती है और बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करता है एट एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नंबर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाना, मतलब कि टाइम लिमिट के हिसाब से इंक्रीज करना, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट। तो टाइम के लिहाज से बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ शो करना स्टार्ट कर देते हैं बैक्टीरिया, वो उनकी लाइफ का लॉग फेज होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के अंदर बैक्टीरिया की जो डेथ का रेट होता है वो इक्वल हो जाता है उसकी रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन के। मतलब जितने बैक्टीरिया जो हैं वो उनकी डेथ हो रही है, उतने ही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टेशनरी फेज आ जाता है जिसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक नॉर्मल फेज आ जाता है जिसमें डेथ का रेट और प्रोडक्शन का रेट जो है वो इक्वल आ जाता है। तो फिर इस फेज को कहा जाता है स्टेशनरी फेज। उसके बाद आ जाता है डेथ और डिक्लाइन फेज। इस फेज के अंदर बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेजी से डाई करना स्टार्ट कर जाते हैं और इसके ये एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर डेथ का रेट जो होता है वो रिप्रोडक्शन रेट से इंक्रीज कर जाता है। तो ये 4 फेजेस जो हैं ये आपने याद करने हैं। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बैक्टीरिया के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस भी नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया दूसरे को देता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे एक डोनर बैक्टीरियम है, एक रिसिपिएंट। डोनर वो होता है जो देता है, रिसिपिएंट वो होता है जो लेता है। तो जो देने और लेने वाला बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया दे रहा होता है जेनेटिक मटेरियल, वो ट्रांसफर कर देता है दूसरे बैक्टीरिया में, जिसके अंदर ट्रांसफर करेगा वो होगा रिसिपिएंट। तो ये एक दूसरे को जेनेटिक मटेरियल देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कुछ कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जिनमें कॉन्जुगेशन होती है उन बैक्टीरिया को कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया जो है वो सेक्स पिल्लाई जो है उनको यूज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू जो बैक्टीरिया नया बनेगा उसके अंदर जेनेटिक कम्बिनेशन होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो बैक्टीरिया दे रहा है उसके करैक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर होंगे और जो ले रहा है उसके करैक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर होंगे। तो जो बनने वाली अगली फॉर्म आएगी जो कॉन्जुगेशन के थ्रू जो जेनेटिक कम्बिनेशन आता है, उसकी वजह से जो नया आने वाला बैक्टीरिया होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बहुत सी कंडीशन को सर्वाइव कर सके। तो इसकी वजह से उसका सर्वाइवर का रेट जो होता है वो उतना ही इंक्रीज कर जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंजुगेटिंग बैक्टीरिया जो है वो किसके थ्रू जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, सेक्स पिल्लाई के थ्रू। और बैक्टीरिया किस प्रोसेस के थ्रू कंबाइन करते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू। और इसके अलावा बाइनरी फिजन का आपको पता होना चाहिए। इन फेजेस को आपने याद करना है, ये डायग्राम भी आपने देखनी है। तो इस तरह करके ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसको आपने अच्छे से करना है। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे या प्रोसेस समझ में नहीं आएगी वो फिर हम डिस्कस करेंगे।